पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव के विशेष प्रोग्राम नहले पे दहला में आज हम चर्चा करेंगे बाबा के साथ, जो आखिर वो कौन सी आधा दर्जन सीट है जिस पर तेजस्वी ने 20 साल के बाद पलट दिया है। पूरी तरह से बाजी पलट दी है, गेम पूरी तरह से पलट दिया है। हम इन सीटों को एक एक करके समझेंगे बाबा से, जो आखिर बीजेपी के उस या कहें एनडीए के किन ऐसी सीटों को तेजस्वी ने पूरी तरह से 20 साल के बाद अपने पक्ष में करने का पुरजोर प्रयास किया। सफलता मिली कि नहीं मिली वो तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन एनडीए को नाको चने दबा दिया। मतलब कहें कि पूरी तरह से परेशान रही एनडीए इन 6 सीटों पर, और भी 20 साल के बाद, बीच में कहीं कोई नहीं हुआ। बाबा, वो कौन सी ऐसी सीटें हैं ताकि जो तेजस्वी ने पानी पिला दिया है? देखिए, इस पूरे एपिसोड को जानने से पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि जो ये पूरी चुनावी प्रक्रिया चली, जिसमें एग्जिट पोल भी आ गया, ओपिनियन पोल आपने देखा ही होगा। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं नज़र आ रहा है। 2-4 सीटों का इधर उधर हो रहा है। जिसने 32 कहा था वो आज 37 कह रहे हैं, जिसने 38 कहा था वो 36 कह रहे होंगे। यही अंतर है। हम लोगों ने भी 32 से लेकर के, हमारी जो टीम है, हम लोगों ने 4 लोगों ने जो किया था, उसके हिसाब से हम लोग अभी भी 32 से लेकर के 36 के बीच में अटके हुए हैं। हम पूरे कंबाइंड की बात करते हैं अपने टीम की। तो इसके बाद अब ये कौन सी ऐसी 4 सीटें हैं जिसको हम बता रहे हैं कि वो सीट नहीं जीत पाएगी एनडीए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को ला करके अपने खेमे में प्लस किया या माइनस किया, जिसकी चर्चा हम बहुत पहले से कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हम लोग शुरू से यही चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को ला करके क्या नीतीश कुमार का जो 16% कांस्टेंट वोट था वो क्या ट्रांसफ़र होकर एनडीए में आ रहा है। एनडीए के घटक दलों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। तो जब जब इसका जवाब हम खोजने के लिए निकलते थे, तो चंदन जी, आपको याद होगा कि इस जवाब को खोजने में हमें कई तरह की बातें सामने आती थी। आपको याद होगा कि आपके पास भी फ़ोन करके कई लोगों ने कहा कि क्या नीतीश कुमार का वोटर चिराग पासवान को वोट करेगा। चिराग पासवान ने जिस तरह से 2020 में नीतीश कुमार के साथ किया है उसका बदला लेगा। मानसिक प्रताड़ना, ये सारी बातें घुमा फिरा करके वहीं आती थी। इस बीच में एक और खबर आ गई एग्जिट पोल होते ही कि नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो गए हैं। चलिए, इस एपिसोड पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो हो सकता है गॉसिप भी हो, क्योंकि चर्चाएं हैं और चर्चाओं में यूं ही कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ तो तथ्य होता ही होता है। गॉसिप एक जगह हो सकती है, 2 जगह हो सकती है। पूरे मीडिया जगत में अचानक आज ये आग की तरह, जैसे जंगल में आग लगती है ना, बहुत तेज़ी से फैलता है। जो विधानसभा चुनाव नवंबर में कराने की मांग को लेकर के नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं। नीतीश कुमार जी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा आ रहे थे तब, और नीतीश कुमार जी उससे पहले जब महागठबंधन में तब, 6 महीना से लेकर के चुनाव की घोषणा होने के पहले तक ये हम बार बार रिपीट कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी किसी भी हाल में विधानसभा भंग करा करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसलिए लड़ना चाहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा दोनों में सामंजस्य बैठाया जा सके। अब तो लोकसभा का चुनाव हो गया है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा कर भी देती है तो नीतीश कुमार को घाटा और नफा क्या होना है। अगर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के साथ विधानसभा बिहार का कराती तो भारतीय जनता पार्टी परेशान रहती, टेंशन में रहती कि नीतीश कुमार जी के चलते कहीं डैमेज ना हो जाए, या नीतीश कुमार जी डैमेज ना हो जाए, या किसी तरह की कोई बात ना हो जाए। लेकिन अब तो लोकसभा का चुनाव निकल गया है, एग्जिट पोल आ गया। लेकिन नीतीश कुमार तो अपना कद बढ़ाने के लिए चुनाव चाह रहे हैं समय से पूर्व। ठीक है, इस बात को हम मान लिए। क्या नीतीश कुमार जी को, मैं जो कह रहा हूँ वो एक अलग बात है। मैं कह रहा हूँ कि अगर लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव होता तो मुश्किल में कौन होता? भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी ने उससे अपना हाथ खींच लिया था। दैट मीन्स कि भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में उस समय भी ये बात थी कि कुछ हो सकता है। आश्वासन दे दिया। चलिए, हम इस आश्वासन की बात मान लेते हैं। अब ये जो सामने नजर आया पूरे चुनाव में 7 चरण में, आपने तेजस्वी यादव का जो एंगल देखा, वो एंगल आपको कैसा लगा? तेजस्वी यादव ने लगातार सभाएं की, 251 अकेले दम पर नरेंद्र मोदी को ला करके पटना में खड़ा कर दिया। 11 सभाएं हो रही हैं, 12 सभाएं हो रही है, 1 दर्जन सभा हो रही है।
पूरा का पूरा जो अमला फैला है भारतीय जनता पार्टी का, वो पटना में डेरा डाल देता है, बिहार में रह रहा है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? जब हम विश्लेषण करने निकले हैं, तो हम जब 40 सीटों का विश्लेषण कर रहे हैं, तो हम साफ साफ इस बात को देख रहे हैं कि जो 9 सीटें राष्ट्रीय जनता दल बनाम भारतीय जनता पार्टी चल रहा है, उन सीटों में कहीं ना कहीं टक्कर ज़्यादा है बनिस्पत नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के पास, आप समझिए कि नीतीश कुमार के पास एक अलग तरह का वोट बैंक है, जो वोट बैंक कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से होकर के आता है और नीतीश कुमार के नज़दीक तक पहुंचता है। यानी लालू यादव का जो वोट बैंक है, हम उसकी बात कर रहे हैं, वो वोट बैंक कभी नीतीश कुमार के साथ होता है तो कभी वो लालू प्रसाद के साथ होता है। जैसे आप 30% वोटरों की बात करते हैं, MOI का 30% वोट जो है वो किसके पास है? राजद के पास है। उस 30% वोटर में से आप देखिएगा कि 16% वोटर इधर आते हैं और 17% उधर जाते हैं। 2004 से अब तक का रिकॉर्ड जो देख रहे हैं हम, 2004 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार और एनडीए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तहत लड़े थे। महागठबंधन जो यूपीए था, यूपीए 1 में ये जो गठबंधन था, उसमें आरजेडी, कांग्रेस, एलजेपी, एनसीपी और सीपीएम चुनाव लड़ी थी। 2004 की मैं बात कर रहा हूँ। ये वो समय था जब भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, और यूनाइट जो कहा जाता है कि एलजेपी का कंबाइंड वोटर जो है 32%, वो यहाँ नजर आया था। 30% से ज़्यादा लोगों ने वोट किया था राष्ट्रीय जनता दल को, जिसके परिणाम के स्वरूप 26 सीटों में से, समझ रहे हैं बात को, 26 सीटों में से 22 सीटें जीत करके आई थी राष्ट्रीय जनता दल। हम इस पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 2004 और 2024 के बीच की परिस्थितियां क्या बदली हैं। हम 20 साल बाद की बात कर रहे हैं, रिपीट करने की, तो 20 साल बाद लालू प्रसाद ने जिस तरह से पलटा था अपने गेम को, आज उसी रॉ में वो नजर आ रहे हैं, और उसी रॉ में तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं 20 साल बाद दशा 10 साल के बाद बदलता है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की दशा भी 10 साल के बाद बदलनी चाहिए, जो कहा जाता है उसके आधार पर हम बता रहे हैं। तो 10 साल के बाद क्या दशा बदली? तो यूपीए 1 और यूपीए 2 गई। 10 साल के बाद एनडीए की सरकार आई। इससे पहले आपको याद होगा कि पहली पूर्णकालिक जो सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की 2009 में, वो 2004 में आकर के समाप्त हो गई। फील गुड था, साइनिंग इंडिया था, कुछ भी नहीं चला। इस बार मोदी की गारंटी चल रही है। मोदी की गारंटी में तेजस्वी यादव ने ऐसा अड़ंगा लगाया है कि सिर्फ 17 महीने की सरकार में तेजस्वी यादव ने अपने तरफ वोटों को इस तरह से शिफ्ट कराया है कि नीतीश कुमार हाथ खड़ा करके खड़े हैं। गारंटी वारंटी में बदल गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां किधर शिफ्ट हो रही होगी। इसको लेकर के जब सवाल पूछे जा रहे हैं, तो कई जो पुराने राजनीतिज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि जो परिस्थितियां बनी है, जो सर्वे रिपोर्ट आए हैं, जो एग्जिट पोल आया है, वो एग्जिट पोल इस बार धत्ता बताया जाएगा, फेल कर जाएगा। पूरे देश का कि बिहार का? बिहार की बात मैं कर रहा हूं। एग्जिट पोल फेल कर जाएगा। क्यों फेल कर जाएगा? तो जो टक्कर था, हम भी इस बात को मानते हैं कि लगभग 20 से 22 सीटों पे जबरदस्त टक्कर था। चाहे वो 23 सीटों पे लड़ा था राष्ट्रीय जनता दल, 23 सीटों में 20 सीटों पे उसने टक्कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कांग्रेस बहुत ज्यादा टक्कर नहीं दे पा रही है। अगर किशनगंज की बात हम करें तो वो उसका पारंपरिक सीट रहा है, उसकी बात कर लें, कटिहार की बात कर लें, तो ये 2 सीटें छोड़ करके बाकी के जो 18-19 सीट हैं, भागलपुर भी बाबा दिया है, कांग्रेस टक्कर दिया है। कांग्रेस टक्कर दी है, लेकिन वहां ये हम नहीं कह सकते ना कि अजीत शर्मा जीत गए। हाँ। वहां की का समीकरण ही अलग है। उस समीकरण के तहत कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। हाँ, हो सकता है कोई ड्रास्टिक परिवर्तन हो जाए, जैसे कि हम बता रहे हैं बाकी की सीटों पे, उस तरह का कोई परिवर्तन हो जाए तो बदल सकता है। अब बात अगर हम करते हैं तो 2004 और 2024 की तुलना हम क्यों कर रहे हैं इन 20 सालों के बाद, तो उसके पीछे का कारण सिर्फ इतना ही है कि आप समझिए 2004 में कांग्रेस 145 सीट लेकर के आई थी, जिसका वोटिंग प्रतिशत 26.53% था, और बीजेपी 138 सीट लेकर के आई थी। लेकिन यूपीए के अलग अलग घटक दल इतनी सीटें लेकर के आए थे, 280 से ज़्यादा सीटें थी, जिससे वो सरकार बनाने में सफल हुए। जिसमें आपको पता है कि बहुत सारे दल थे, करीब 18 से 19 दल शामिल होकर के और 2004 में सरकार बनाए थे, जिसमें लालू प्रसाद के भी कई दिग्गज जीत करके आए थे। जिसमें आपको याद होगा कि अखिलेश सिंह भी जीत करके आए थे, आरजेडी में आए थे उस समय। इसके बाद रघुनाथ झा जीत करके आए थे, शहाबुद्दीन,
जयप्रकाश जीत करके आए थे। इस तरह से जो 22 सीटें जीत करके आए लालू प्रसाद, तो इसने एक बड़ा बूस्टअप किया। और ये लड़ाई जो है, आप समझ रहे हैं कि लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी। लड़ाई 1999 में जो शुरू हुई थी, सोनिया विदेशी बनाम देसी नेता। 1999 में जो लड़ाई शुरू हुई, वो लड़ाई इसी आधार पर शुरू हुई थी कि सोनिया गांधी विदेशी है, उनको कैसे आप प्रधानमंत्री बना देंगे। और इसको लेकर के एक असमंजस की स्थिति थी। जब चुनाव हो गए, परिणाम आ गया, तो 1999 में सोनिया गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी। लालू प्रसाद का रोल यहाँ बहुत बड़ा था। जब सोनिया गांधी को विदेशी कहा जाने लगा, तो लालू प्रसाद ने कहा कि नहीं, वो देश की बेटी है, देश की बहू है। और यहाँ से परिवर्तन हुआ। अब इन विषयों पर अभी हाल फिलहाल में जब शत्रुघ्न सिन्हा से पूछा गया कि आपको क्या लगता है बिहार का और देश का रिजल्ट, तो उन्होंने कहा कि बिहार को मैंने बहुत करीब से देखा है, बिहार का हूँ, बिहार जीता हूँ, बिहार खाता हूँ, बिहार सोता हूँ। और ये सारी बातें कहीं ना कहीं जब सामने नजर आती हैं, तो मुझे बिहार में एक नया परिवर्तन दिख रहा है। तेजस्वी यादव में एक स्पार्क दिख रहा है, और वो स्पार्क है 2004 जैसा। 26 सीटें आप याद कीजिए, मिलाइए आप आंकड़ों को। 26 सीटें इस बार भी आरजेडी ने अपने पास रखा था। 3 सीटें उसने मजबूरी में दिया था मुकेश सहनी को, वीआईपी को। तो 26 सीटों में 2004 में भी लड़ा था चुनाव, इस बार भी 26 सीट उसी का मान लीजिए, क्योंकि उम्मीदवार अधिकांश जो हैं वो आरजेडी के ही हैं। तो इन 26 सीटों में वो 22 सीट 2004 में जीत करके आई थी। तो शत्रुघ्न सिन्हा का कहना यह है कि कहीं ना कहीं ये सारे जो नरेंद्र मोदी के दावे हैं, उनका किया हुआ है, उनके साथ जो वादे थे वो नहीं पूरा किए हैं, जिसके चलते बिहार के लोगों में एक नया परिवर्तन है। और तेजस्वी यादव ने नौकरी का एक जो मामला सामने ला दिया है, उससे लोग कनेक्ट हो रहे हैं। 2004 में 26 में से 22 सीट जीत करके आई थी आरजेडी। लोक जनशक्ति पार्टी साथ में उस समय थी, जो मजबूती के साथ थी, कांग्रेस से भी मजबूत मान रहे थे लालू प्रसाद की लोक जनशक्ति पार्टी है। ये 8 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और 4 जीत करके आई थी। कांग्रेस 4 सीट पे लड़ी थी और 3 सीट जीत करके आई थी। ये पूरा का पूरा जो आंकड़ा था 40 सीटों का, जिसमें से आरजेडी 26, कांग्रेस 4, लोक जनशक्ति पार्टी 8, एनसीपी 1 और सीपीएम 1 सीट पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से टोटल में 29 सीटें जीत करके आई थी। जबकि दूसरी तरफ एनडीए 40 सीटों में से, उस समय बड़े भाई के रोल में थे नीतीश कुमार, 2004 में 24 सीटों पर चुनाव लड़े थे, मात्र 6 जीते थे। और बीजेपी 16 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जो 5 सीट जीत करके आई थी, यानी 11 सीटें एनडीए को मिली थी। और ये तब मिला था जब साइनिंग इंडिया का नारा दिया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री थे। इन सारी बातों को लेकर के अब हम आते हैं 2024 पर। 2024 में कुछ सीटें हैं जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे। इसमें से पाटलिपुत्र की अगर चर्चा करें, तो पाटलिपुत्र में आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते हैं कि यहाँ रामकृपाल जीत रहे हैं। अगर कह सकते हैं तो आप मुहर लगाइए कि हाँ हम कह सकते हैं। हम तो नहीं कह सकते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पेच फंसा हुआ है। आप बक्सर चले आइए, बक्सर में हम लाख कह दें कि ठीक है स्थिति लास्ट में सुधर गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन जिस दिन से मिथिलेश तिवारी का वहाँ उम्मीदवारी तय हुआ, उसके बाद से लेकर के अधिकांश समय क्या चला कि मिथिलेश तिवारी चुनाव नहीं जीत रहे हैं। तो बक्सर में भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल ने पेंच फंसाया है। अब इसके विषय में भी अगर आपसे हम पूछे दावे के साथ कि क्या बक्सर में मिथिलेश तिवारी चुनाव जीत रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप नहीं, अभी सस्पिशियस जवाब दीजिएगा। कल जो वोट का पैटर्न था जी, पूरे शाहाबाद में राजपूत कैंडिडेट को वोट दिया, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। जी, मतलब आरके सिंह को भी राजपूत वोट मिला, जी, सुधाकर सिंह को भी राजपूत जी, वोट मिला, पवन सिंह को भी राजपूत जी, वोट मिला। मतलब इंटायर शाहाबाद में राजपूतों ने जम के वोटिंग किया। राजपूत अपने कास्ट वोट किया, अपने कास्ट वोट किया, अब चाहे वो किसी भी दल से हो। चलिए, तो यहाँ निश्चित रूप से जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है 4 तारीख को, तब तक हम ये मान के चल रहे हैं कि बक्सर में भी मामला फंसा हुआ है। अब हम आते हैं अररिया, जहाँ 67% से 68% मुसलमान हो। वहां से अगर हिंदू कोई जीत करके आता है, तो ऐसी स्थिति में एक पत्थर पे दूब खिलाने जैसा है ना। तो ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए कि इस बार वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा है। तो इसको क्या माना जाए? कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव यहाँ प्रभावित कर रहे हैं, और अररिया के सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई दिखाई दे रही है। ये तीसरा वो सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के बीच में सीधा टकराव है। आगे दरभंगा की बात कर लीजिए आप। दरभंगा में हम शुरू से बता रहे हैं कि दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर, अगर उनके सामने कोई दूसरा उम्मीदवार होता, कोई मुस्लिम उम्मीदवार होता या किसी तरह का और उम्मीदवार होता, तो यादव इतना एग्रेसिव वोटिंग नहीं करते। यानी कि यहां भी आप लाख सोच ले, लेकिन
लेकिन मामला दरभंगा में अगर मुस्लिम होता ना कैंडिडेट तो वोट का पोलराइजेशन हो जाता है हिंदू मुस्लिम के बीच में, ये आप मानते हैं कि नहीं? जी। हर बार ऐसा हुआ है हिंदू दरभंगा में इन्फ्लुएंस कौन कौन कर रहे हैं? दरभंगा का जो 100% वोट है उसमें से 54 से 55% वोटर जो हैं वो आरजेडी कैडर के हैं, जैसे मुस्लिम हैं, यादव हैं, मल्लाह हैं, कुशवाहा हैं। ये सारे लोग अगर मिला दें हम तो 57-58% हो जाता है। दैट मीन्स कि पलड़ा उधर भारी है। तो दरभंगा में भी हम दावे के साथ, जब तक हमारे पास परिणाम नहीं आता है, एग्जिट पोल करके लोगों के विचार लेकर के 20 लोगों से 50 लोगों से आप विचार ले लिए और उनमें से लोगों ने कह दिया कि ये हम करेंगे वो हम करें, हमने इसको वोट किया, तो उसके आधार पर आप एग्जिट पोल तो निकाल सकते हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं हो सकता है। तो रिजल्ट में कहीं ना कहीं ये दरभंगा की चौथी सीट है वो भी राष्ट्रीय जनता दल बनाम भारतीय जनता पार्टी के बीच में फंसी हुई है। इसके आगे अगर मधुबनी की बात करें तो मधुबनी की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं कि एक उनको वेटेज मिला हुआ है अशोक यादव को कि उनके पिता हुकुमदेव नारायण जो हैं कई बार सांसद रहे हैं। अब यहाँ यादव की वोट की बात कर रहे हैं आप, वो यादव हैं तो गुलाब यादव भी तो यादव हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुलाब यादव ने उन्हीं का वोट काट लिया हो, क्योंकि यहाँ इस बार कैंडिडेट देने में बड़ी चालाकी किया नीतीश कुमार लालू प्रसाद ने। ऐसी स्थिति में यहाँ की लड़ाई, मधुबनी की लड़ाई भी फंसती नजर आ रही है। और यही कारण है कि 2004 रिपीट होने की बात कही जा रही है। 20 साल के बाद कहा जा रहा है कि एक बार फिर से मामला हाथ में आ गया है। आप समझिए कि आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, रिंग में आप उतरे हुए हैं, अब वहां कहिएगा दो अकेला ला के दे रहे, अगले पहलवान जो आपके साथ विरोधी है ना, उसका तो ऐसे ही खोपड़ी फट जाएगा। तो में जब पहलवान उतरता है तो दूसरा पहलवान जो उसका अपोजिट में खड़ा है वो लगे वहां डांस करने, लगे कुछ मंगा के खाने, तो बगल वाले पहलवान जो उसके सामने लड़ने के लिए तैयार पूरा ताल ठोक रहा है, धूप लगा रहा है, आश्चर्य करेगा। पहले तो उसको होगा कि अरे ये काहे से कर रहा है, लड़ने आया है कि पिकनिक मनाने आया है। निश्चित रूप से कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको आते आते पटक देगा। तो निश्चित रूप से यहाँ भी मधुबनी में भी स्थिति वही है। अब आते हैं हम 6वें सीट जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, सारण। सारण में आपको क्या लगता है कि सिंपैथी वोट हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है, निश्चित रूप से सिंपैथी वोट हुआ है। और रोहिणी आचार्य जिस तरह से एग्रेसिव नजर आ रही हैं, जितना रिलैक्स नजर आ रही हैं, उससे लग रहा है कि यहाँ मामला उनके पक्ष में भी जा सकता है। और हमको लगता है कि उन्हीं के पक्ष में मामला जाते हुए देख दूसरे दिन पोस्ट वॉल वायलेंस भी हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो आप मान के चलिएगा ना कि यहाँ वोटिंग का प्रतिशत भी बढ़ा है, और जिन सीटों की मैं चर्चा कर रहा हूँ उसमें से अधिकांश सीटों पे वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है। आप देखिए यहाँ वोटिंग का प्रतिशत जो है वो 56 अगर है 2019 में, तो परिस्थितियाँ अलग हैं। राष्ट्रवाद के नाम पे वोट हुआ है, जिसको नहीं भी देना वो भी राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दे रहा है। लेकिन यहाँ अगर सिंपल इलेक्शन हो, मुद्दा आधारित इलेक्शन हो, तो मुद्दा में क्या था? रोजगार। और दूसरी तरफ क्या था? महंगाई। दूसरी तरफ क्या था? मोदी की गारंटी। अब ये मुद्दे आप समझ सकते हैं कि 6 सीटों पे जिस तरह से टक्कर दिया है राष्ट्रीय जनता दल ने, हालांकि और भी कई सीटें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से ज्यादा परेशान इसलिए है, और बार बार नरेंद्र मोदी और अपनी पूरी टीम लेकर के उतर रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल के सामने जिन 9 सीटों पर चालाकी तो उन्होंने की थी कि अपने 17 में से 9 ही सीट पर वो चुनाव लड़े थे, बाकी के उधर ठेल दिए थे। अब ऐसी स्थिति में इन 9 में से 6 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं लग रही है। चुनाव जीत जाए तो आंकड़ा जीतने और हारने का बहुत कम होगा। यानी 2004 की तरह अगर 26 सीट पर लड़ने वाली राष्ट्रीय जनता दल 22 जीतती है, अगर 22 जीतती है या 18 भी जीत जाती है, 16 भी जीत जाती है, या 9 ही सीट जीतती है, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो 9 सीटों पर लड़ रही है और अन्य लोगों के विरुद्ध लड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए कि तेजस्वी यादव की एक बड़ी जीत होगी और नरेंद्र मोदी और उनके गारंटी की बड़ी हार होगी। इसी को लेकर के शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा भी है कि 2004 रिपीट होता हुआ मैं देख रहा हूं 20 साल के बाद। तेजस्वी को उन्होंने बिहार का भविष्य बताया। बिल्कुल, इससे पहले भी उन्होंने कहा है, इससे पहले भी उन्होंने कहा, जब वो पिछली बार चुनाव लड़ने के लिए आए थे तब भी उन्होंने कहा था, जब उनकी दोस्ती भारतीय जनता पार्टी से तब भी उन्होंने तेजस्वी यादव को कहा है, लालू प्रसाद से उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव ने 20 साल के बाद निश्चित रूप से गेम तो पलटा जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लालू यादव की याद ताजा कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देख रहे थे नहले पे दहला। नहले पे दहला में हम लोग चर्चा कर रहे थे जो बिहार की ऐसी 6 सीटें जिसमें तेजस्वी यादव ने 20 साल के बाद कहें जो बीजेपी को पानी पिला दिया है, नाको चने चबा दिया है, कहें जो बीजेपी वाले परेशान है जो आखिर इन सीटों को कैसे निकाला जाए, क्योंकि इन सीटों पर पेच गया है फंस।
और कहें तो अब तो वो 4 तारीख को फाइनल होगा, जो पेंच कहाँ फंसा हुआ है, कौन से स्क्रू ड्राइवर से वो पेंच निकलेगा या निकल गया है कि नहीं निकला है। और इसी सब बातों पे हम चर्चा कर रहे थे बाबा के साथ, एक एक सीट की हम बारीकी से समझ रहे थे ताकि किस सीट पर क्या है मामला फंसा हुआ। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर दें, और कुछ बेहतर और करना हो तो आप हमें बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, राय दे सकते हैं। जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।